एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूपीएससी के इस मिनी व्लॉग में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप भी बिगिनर हैं तो स्टार्टिंग में आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई दिक्कत कर रहा होता है तो यही होता है कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है और साथ ही साथ स्टार्टिंग में वो कौन सी बुक्स हैं जो आपको प्रेफर करनी चाहिए या फिर आपको अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड करना चाहिए। ये काफ़ी सारे डाउट्स हर बिगिनर एस्पिरेंट के मन में आते हैं, तो इन सारी क्यूरियोसिटी को, इन सारे डाउट्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करने वाले। और साथ ही साथ हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है यूपीएससी के लिए, और यूपीएससी के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं, इस पर आज हम बात करने वाले। अगर आप भी बिगिनर हैं तो निश्चित तौर पर ये डाउट्स आपके मन में चलते रहते हैं। और सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक जहाँ तक मैंने यूपीएससी का जो सिलेबस देखा है, यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न देखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, मैक्सिमम नंबर कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए यूपीएससी के जो टॉपर्स होते हैं पिछले कई वर्षों के, जो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके मेंटोर होते हैं जो इस जर्नी के हिस्सा हैं, ठीक है, इनके साथ साथ ऐसे लोगों से, ऐसे शिक्षकों से जहाँ तक मुझे जानकारी हुई है इनके द्वारा, तो उस बेस पर हम आपसे बात करने के लिए अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स की बात करेंगे तो आपको बुक्स में एनसीईआरटी इंक्लूड करना है ना। एनसीईआरटी क्यों? क्योंकि ये आपके बेसिक फाउंडेशन को तैयार कर रहा होता है। जब आप मकान की नींव को मजबूत बनाते हैं तब आप उस पर बने मकान को और भी मजबूत बना पाते हैं, है ना, वरना हल्के फुल्के भूकंप से वो मकान ढह सकता है। समझ रहे हो ना। एनसीईआरटी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ आपके फाउंडेशन को तैयार करता है, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी बुक्स ही अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो नंबर 1 आपको स्टडी अगर करनी है तो एनसीईआरटी बुक से ही करनी है। ठीक है, पहला डाउट क्लियर हो गया। अब बात आती है बिगिनर स्टूडेंट के लिए वो कौन सी बुक्स हैं जो उनके फाउंडेशन को और बेहतर कर सकती हैं। तो उसके लिए आप 6 से लेकर 12वीं तक की जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं, ठीक है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ठीक है, साइंस एंड टेक हो गया, जो भी इससे रिलेटेड बुक्स हैं वो सारी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। इससे होगा क्या, इससे आपकी नींव मजबूत होगी, और नींव जब मजबूत होगी तो आप जब स्टैंडर्ड बुक्स जो पढ़ेंगे तो उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और इससे क्या होगा, आपकी जर्नी और छोटी हो जाएगी और आप अपनी इस जर्नी में बहुत आगे फॉरवर्ड कर जाएंगे। तो इसलिए भी एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे बिगिनर्स के लिए 6 से 12वीं तक के वो बुक्स हैं कौन कौन सी जो उन्हें पढ़नी ही चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये सारी बुक्स मैंने रख ली हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। ठीक है, कुछ पीछे बुक्स रखी हुई हैं, सारा एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, ये बुक्स आपको अगर बाई करनी है तो उसके लिए भी मैं अभी लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, जो अभी तक मैंने सीखा है इस जर्नी में मैं वही आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर नहीं करी है। ठीक है, क्योंकि मैं भी पिछले 6 महीने से यूपीएससी की इस जर्नी में आ चुका हूँ और अपनी तैयारी को स्मूथली आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, है ना। आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे पिछले कई वीडियोस में, कोई ना कोई कमेंट कर ही देता था कि सर भैया मुझे यूपीएससी का सिलेबस नहीं समझ में आता है, बिगिनर हूँ, और वो कौन सी बुक्स हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए। तो इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बुक लिस्ट देख लेते हैं। ठीक है, 6 से 12 तक की जो भी एनसीईआरटीज़ हैं, सबसे पहले यहाँ पर 6वीं की आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, पहला है हमारा अतीत। ठीक है, इतिहास की है ये बुक और आप देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसके पेज पलट कर देखना चाहेंगे तो कंटेंट बहुत ही अच्छा दिया है इसमें और डीपली चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, तो आप बहुत ही स्मूथली तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो काफ़ी अच्छे है, इसमें इमेज भी दी हुई है जिससे आपके मन में क्यूरियोसिटी और मतलब अच्छे से क्या होगी, उत्पन्न होगी, जिससे पढ़ने में आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके की ये प्रिंटेड है बुक्स। और ये इतिहास हो गए हमारे अतीत। ठीक है, उसके बाद सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ठीक है, भाग 1 है, इसके पार्ट 3 तक है, मतलब 7 में होगा, फिर 8 में भी होगा। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी और हमारा आवास। ठीक है, ये 3 बुक्स हैं 6वीं के लिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं 7वीं के लिए। ठीक है, तो 7वीं में भी 3 बुक्स हैं। ठीक है, कितनी बुक्स हैं, 3 ही बुक्स हैं। और इसमें पहला है हमारा पर्यावरण। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी दूसरा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2। ठीक है, भाग 1 6ठे में था, उसके बाद ये 7वें में है। एंड उसी प्रकार 7वें में हमारे अतीत भाग 2। ठीक है, ये भी हिस्ट्री की है। उसके बाद 8वीं की बात करेंगे तो 8वीं में भी यही 3 बुक्स हैं। ठीक है, इनके पार्ट 1 6 में होगा, 7वें में पार्ट 2 होगा और 8वें में
पार्ट 3 वही है। देखो हमारे अतीत है पार्ट 3, उसके बाद है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3, उसके बाद है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, संसाधन एवं विकास, ठीक है। तो ये हो गया। तो इतनी गर्मी में वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप अपनी इस जर्नी में डाइवर्ट ना हो जाएं, ठीक है। तो आप भटके ना, ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत भी लगती है मेरे भाई। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, है ना, ज़रूरतमंद को जो इस जर्नी का हिस्सा है। और 9वीं क्लास की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 बुक्स हैं। पहला है लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, यानी कि पॉलिटी भी आ गई। उसके बाद है समकालीन भारत, ठीक है, ये आपको पढ़ना है भाग 1। अर्थशास्त्र इकोनॉमी आ गई, और उसके साथ भारत और समकालीन भाग 1, है ना, इसमें विश्व के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इंक्लूड है, ठीक है। और उसके बाद सेमी रहेगा 10वीं में, ठीक है, 4 बुक्स हैं। और इसमें कौन कौन सी है? लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद है सामाजिक विज्ञान समकालीन भाग 2। एंड देन आपका आ गया आर्थिक विकास की समझ, है ना, इसमें थोड़ा सा चीज़ें और भी बेहतर तरीके से इंक्लूड है। एंड भारत और समकालीन विश्व भाग 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक 10वीं तक की सारी एनसीईआरटी आपने कवर कर ली। अब 11th की इंपॉर्टेंट हो जाती है और 12th की इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सी बुक्स रहने वाली? देखो 6 से लेकर 8वीं तक, और 11th और 12th सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है 11th में, देख रहे हो इतनी बुक्स हैं 11th में, ठीक है। पहली हो गई अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, ठीक है, इसके बारे में। तो आगे गाइज हुआ कि आपकी वीडियो चलते चलते अपने आप ही बंद हो गई, क्योंकि स्टोरेज था नहीं, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाई, वो ऑटोमेटिक बंद हो गई। और जो मैं बोला वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, है ना, तो वो व्यर्थ हो गया। तो गाइज आगे की जो बुक्स हैं, जो 11th और 12th की बाकी बुक्स हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात कर लेंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरीके से ओवरऑल यही सारी बुक्स हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 35 बुक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है, और इनको पढ़ने के बाद आप अपने फाउंडेशन को और अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बस यही आपको बताना था। तो ये बुक्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो बिगिनर लेवल पर आपके लिए ये आपके नॉलेज को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये बुक्स आप पढ़िए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स आपको चाहिए तो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और ये सारी बुक्स पढ़ने के साथ साथ फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और राइटिंग प्रैक्टिस, तो ये सब करेंगे। और हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है, इंग्लिश का कंपलसरी पेपर होता है, ऐसे होता है। तो इस पर हम सेपरेट वीडियो आगे इस जर्नी में जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कवर कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके डाउट आते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हो सकता है हम आपके उन प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास ही कर सकते हैं। और बाकी देखिए पढ़ाई करनी रहती है, यूनिवर्सिटी जाना रहता है, तो काफ़ी सारे काम रहते हैं मेरे पास। तो अगर जवाब नहीं भी मिल पाता है तो आपको परेशान नहीं होता है। और आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे मैं आपके जवाब देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।